हेलो टीचर एजुकेटर्स। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रिसर्च प्रपोजल के बारे में। फिर चाहे आप सीसी यूनिवर्सिटी से हो, इग्नू से हो या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहे हो, ये बनाना कंपलसरी होता है। अगर मैं रिसर्च प्रपोजल की बात करूं तो ये एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसमें शोधकर्ता किसी समस्या समाधान के लिए किस कार्यविधि के तहत कार्य करेगा, या संभावित समय कितना लगने वाला है, या संभावित धन आदि का उल्लेख करता है। अब रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता क्या कहाँ पड़ती है? जब आप एमएड करते हैं या आप एलएलएम करते हैं तो वहाँ डिसर्टेशन बनानी होती है, यानी लघु शोध बनाना होता है। तब आपको रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेने से पहले आपको रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना होता है, तब आपको। और अब बात कर लेते हैं हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में। यहाँ पे तो देखिए, ये एक्चुअली मेरा रिसर्च प्रपोजल है और मैं इस पे आप एग्जाम्पल के रूप में बात करना चाहता हूँ। तो मेरा रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक था स्ववित पोषित शिक्षा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं की मूल्य शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कंपेरेटिव स्टडी कर रहा हूँ। कंपेरेटिव स्टडी किसके बीच? छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं के बीच, यानी कि स्ववित्त पोषित शिक्षा महाविद्यालय, यानी जो जितने भी प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस बीएड कॉलेज हैं वहाँ पे पढ़ने वाले जो भी गर्ल्स स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट के बीच मूल्य शिक्षा के प्रति एटीट्यूड देखना है। तो उनके बीच कंपेरेटिव स्टडी करेंगे किसकी मूल्य शिक्षा किसमें कम है। ठीक है। इसके बाद अगर टाइटल की हम बात कर लें तो टाइटल में जो शब्द आप यूज करेंगे वो बिल्कुल भी डबल मीनिंग वाले शब्द नहीं यूज करेंगे, साथ साथ आडंबरपूर्ण शब्द भी नहीं यूज होने। और शीर्षक शीर्षक ना ज्यादा लंबा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। और इसके तहत प्रस्तावना मतलब ऐसी होनी चाहिए आपकी जिससे आपके टॉपिक को पूर्णतः डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? पूर्णतः से डिफाइन करते हैं कि आपका टॉपिक है क्या। यानी एक छोटे से टॉपिक का प्रस्तावना क्या होती है, विस्तृत रूप होता है। तो इसके तहत देख लीजिए आप, जैसे मेरा टॉपिक था उसके आधार पर जो प्रस्तावना मैंने लिखी है उसका आप देख लेना। उसके आधार पर अपने रिसर्च प्रपोजल में अपनी प्रस्तावना आप सेट कर सकते हैं। देखिएगा, आप समस्या से संबंधित प्रस्तावनाओं में आप समस्या बताएंगे, साथ ही साथ आपने यही टॉपिक क्यों लिया इसको भी यहाँ उजागर कर देंगे प्रस्तावना के एंड होते होते। ठीक है। यहाँ पे समस्या शोध कथन आ गया। इससे पहले आपने समस्या क्यों ली वो भी आपने बता दिया। देन ये टॉपिक हो गया हमारा जो कि ऊपर मैंने बताया था। इसके आधार पर आप शोध अध्ययन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करते हैं। इसमें मैंने मूल्य शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति तुलना देखने के लिए यहाँ पे मैंने पैरामीटर पे मैंने जो 5 पैरामीटर पर आधारित है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ववित्त पोषित शिक्षा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापकों की मूल्य शिक्षा के आयाम है सामाजिक सद्भाव के प्रति अभिवृत्ति तुलना करना। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा पैरामीटर हमारा है सजगता उदारता त्याग। इसकी हम तुलना करेंगे दोनों के बीच, मेल और फीमेल टीचर स्टूडेंट टीचर के बीच। देन तीसरा है हमारा ईमानदारी एवं दया। ओके, देन आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह से। चौथा लिया था मैंने मित्रता। देन पांचवा आत्मनिर्भरता। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने 5 उद्देश्य लिए, उसी आधार पर मैंने 5 परिकल्पना अपनी बना दी। लेकिन आप परिकल्पनाओं को और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया था, छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं की मूल्य शिक्षा पर
शिक्षा के आयाम सामाजिक सद्भाव के प्रति अभिव्यक्ति में सार्थक अंतर नहीं होता है। तो केवल क्या हमने दो स्टेटा में बांटा, फीमेल और मेल में। यहाँ पे आप शहरी और ग्रामीण एवं ग्रामीण में भी आप बांट सकते थे, या फिर आर्ट्स और साइंस में भी। तो इसके आधार पर इन्हीं 5 ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम 15 हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते थे, लेकिन मैंने केवल इसमें फीमेल अध्यापक और मेल अध्यापकों को कोई लिया है, ठीक है। और इसी के आधार पर जैसे कि सामाजिक सद्भाव के आधार पर मैंने हाइपोथेसिस बनाई है, और फिर सजगता, उदारता, त्याग। हाँ, पूरा स्टेटमेंट देखिए कि स्ववित्त शिक्षा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापकों की मूल्य शिक्षा के एवं ईमानदारी एवं दया के प्रति अभिवर्ती में सार्थक अंतर नहीं है, यानी हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस का निर्माण किया है। नल हाइपोथेसिस, जिसे हम हिंदी में शून्य परिकल्पना बोलते हैं। मोस्टली नल हाइपोथेसिस हम वहाँ पे यूज करते हैं जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, यानी जब हम डेटा लेते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, और उसी में हम मोस्टली नल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। ऐसे हम देख लेंगे। तो हमारा 5वीं हाइपोथेसिस ये रही, आत्मनिर्भरता के प्रति अभिव्यक्ति में सार्थक अंतर नहीं होता, ठीक है। ये हाइपोथेसिस हो गई हमारी। इसके बाद हम देखते हैं कि शोध में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण, यानी जो भी हमने टॉपिक में वर्ड्स लिए हैं, शब्द लिए हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, उनको परिभाषित करते हैं, उनकी डेफिनेशन देते हैं। जैसे शैक्षिक मूल्य की मैंने दी है। इसके बाद स्ववित्त पोषित शिक्षा महाविद्यालय, यानी कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उनके बारे में बताया मैंने। अगर अध्ययन की परिसीमा की बात करें हम, ठीक है, तो प्रदत्त संकलन के लिए स्वपोषित शिक्षा महाविद्यालय के बीएड छात्र एवं छात्राओं को शोध की जनसंख्या के रूप में लिया है, ठीक है। और प्रस्तुत शोध अध्ययन मूल्य शिक्षा तक ही सीमित है, और प्रस्तुत शोध अध्ययन जो भी है वो मेरठ जनपद तक सीमित है, यानी जो भी शोध मैं कर रहा हूँ वो मेरठ जनपद के जितने भी बीएड कॉलेज है उन तक ही सीमित है, ठीक है। उससे बाहर में कोई स्टूडेंट नहीं लूंगा। इसके बाद बात करते हैं कि प्रस्तुत अध्ययन की योजना कार्यविधि। तो इसमें मैं जो मेरा शोध है वो वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि, नॉर्मेटिव सर्वे मेथड के द्वारा करूंगा, यानी उसको मैंने ये मेथड प्रयोग किया है शोध में। जो शोध जनसंख्या की बात कर लें, अब यहाँ बात कर लेंगे हम कि जनसंख्या और न्यायादर्श में क्या अंतर है, देखते हैं अभी। तो यह जो सैंपल मैंने प्रस्तावित शोध जो हमारा जनपद मेरठ के सभी स्ववित्त पोषित शिक्षा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापकों एवं छात्र अध्यापिकाओं को शोध की जनसंख्या रूप में लिया गया है। अभी न्यायादर्श भी आ गया है, न्यायादर्श को देखते हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में कि शोध के लिए महाविद्यालय में अध्ययन 50 छात्र अध्यापकों में 50 छात्र अध्यापकों को, यानी कि कुल 100 बीएड स्टूडेंट को मैंने लिया है। क्या है, रैंडम सैंपलिंग के द्वारा। अब देखिए, मैंने ऊपर पॉपुलेशन की बात की, यहां मैं कर रहा हूं सैंपल की बात, यानी न्यायादर्श की। देखिए, मेरठ जिले में काफी सारे कॉलेज होंगे जिसमें कम से कम हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कम से कम मान चलो 1000 प्लस ही बच्चे होंगे। तो सभी तो हम सैंपल नहीं ले पाएंगे, बहुत बड़ा शोध हो जाएगा, इतना तो हम पीएचडी में नहीं लेते हैं। तो इसमें से हम अगर इस पूरी पॉपुलेशन में अगर हम 100 का सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी पॉपुलेशन होगी टोटल, और ये हमारा जो हमने 100 को चयन किया है वो हमारा क्या हो गया, सैंपल, यानी न्यायादर्श, ठीक है। न्यायादर्श हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके रिजल्ट को हम पूरे पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन क्या है, बीएड के जितने बच्चे हैं सब पर हम जनरलाइज करते, यानी सामान्यकरण करते हैं कि जो रिजल्ट इन पे आया वही हम इन सभी पर प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, न्यायाधीश की चयन विधि क्या थी, यादृच्छिक चयन विधि, जिसे रैंडम सैंपलिंग टेक्निक बोलते हैं। अगर हम शोध उपकरण की बात करें, ये पहले से ही मैंने स्टैंडर्डाइज उपकरण लिए थे, टूल्स लिए थे,
जो कि श्रीमती प्रतिभा देवागन, डॉक्टर बीजी सिंह व डॉक्टर पी के श्रीवास्तव द्वारा निर्मित प्रमाणीकृत मूल्य शिक्षा मापनी नामक प्रश्नावली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, प्रमाणीकृत होता है कि इन्होंने पहले से क्वेश्चन फॉर्मेट फॉर्म करके इन्हें पहले से स्टैंडर्डाइज कर लिया गया है, यानी कि चेक कर लिया कि इनका रिजल्ट सही आ रहा है, इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रॉपर आ रही है या नहीं। ठीक है, रिलायबिलिटी यही हम चेक करते हैं एक टूल में। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, बात करें सांख्यिकी प्रविधि की। सांख्यिकी प्रविधि इसे हम थोड़ा डाल लेता हूँ। ठीक है, सांख्यिकी प्रविधि में इसमें हम क्या करते हैं, माध्यमान लेंगे यानी मीन। मीन की बात करेंगे, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, देन हम लेंगे टी टेस्ट। क्योंकि इसमें केवल हम 2 ही स्टेटा लिए हैं, तो इसलिए हम मीन निकालने का उनका मानक विचलन चेक करते हैं, फिर टी टेस्ट द्वारा हम उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। अगर बात करते हैं एक वेरिएबल पर, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल का प्रभाव हम 2 या 3 वेरिएबल्स पर चेक करते हैं, तब हम यहाँ पे एफ टेस्ट लगाते हैं। एफ टेस्ट को एनोवा बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संदर्भ वर्ग सूची यानी कि रेफरेंस। हमने इस रिसर्च प्रपोजल को बनाने हेतु या हमें रिसर्च को प्रस्तावित करने के लिए जहां से भी हमने सोर्स लिए हैं, चाहे वो कोई भी किताब हो, कोई भी रिसर्च पेपर हो, ठीक, जो भी हम पूर्व में, अब अगर हम डिजर्टेशन की बात करें उसका हम अध्ययन करते हैं या फिर थीसिस का अध्ययन करते हैं, तो हम RRL में लेते हैं। ठीक है, वो मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि अब ज़्यादातर वो इंटरव्यू में ओरली एग्जामिनर पूछ लेते हैं, जो विशेषज्ञ बैठे होते हैं वो पूछ लेते हैं पहले, तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। रेफरेंस जो भी हम लेते हैं, जैसे कि अब शोध गंगा से या रेफरेंस लेते हैं किसी चीज़ का बनाते हुए, तो उसका हम URL डाल देंगे यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी आप लेंगे, जो भी हम जहाँ से भी रेफरेंस लेते हैं, उनको हम यहाँ पे संकलित कर देते हैं। तो ये रहा आपका रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, इसी के आधार पर आप अन्य रिसर्च प्रपोजल को बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।